राजधानी मांगे साफ हवा का हक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। आज सुबह जब आप लोगों की आंख खुली होगी तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली एनसीआर के तमाम लोगों ने धूल भरे आंधी का सामना किया होगा, क्योंकि चारों तरफ एक धूल की चादर बिछी हुई थी। ये तस्वीरें सबने देखी और सांस लेने में बहुत से लोगों को मुश्किल हुई, लिहाजा कुछ लोग मास्क पहने भी सुबह सुबह नजर आए। गर्मी के साथ ये था धूल का अटैक। तो दिल्ली की हवा क्यों बीमार हुई है? क्यों लोगों की सांसों पर आया है संकट? राजधानी के लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या मिलेगा हमें साफ हवा का हक? आज इसी पर बात करेंगे। दरअसल कल रात 10 बजे दिल्ली का AQI 249 रिकॉर्ड किया गया था और इसे खराब श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले की बात करें तो 135 था, जो कि मध्यम श्रेणी में आता है। एनसीआर की ज्यादातर इलाकों की बात की जाए तो हालात बिल्कुल इसी तरह के थे। तस्वीर ऐसी ही नजर आ रही थी और जानकारों का मानना है कि फिलहाल AQI की यही स्थिति आगे बनी रह सकती है। दरअसल बुधवार देर शाम आई तेज आंधी का नतीजा ही था कि इस तरीके से सुबह सुबह लोगों को धूल भरी आंधी से दो चार होना पड़ा। धूल की वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम रही, AQI का स्तर भी काफ़ी गिरा। सवाल बहुत सारे हैं। इस मौसम में गर्मी और धूल का लोगों की सेहत पर कितना असर होगा? इस हालात की वजह क्या है, ये भी जानना समझना बहुत जरूरी है। और क्या एहतियात हमें बरतनी चाहिए? कैसे हवा की सेहत सुधरेगी? इन तमाम मुद्दों पर आज हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे और दिल्ली पर छाए धूल के गुब्बार की तमाम परतें टटोलेंगे। तो राजधानी मांगे साफ हवा। दरअसल दिल्ली और एनसीआर में जिस तरीके के हालात बने हैं उसके बाद लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या हमें साफ हवा मिल पाएगी या नहीं। वायु प्रदूषण सेहत से जुड़ी एक बहुत बड़ी चिंता है। PM यानी कि पार्टिकुलेट मैटर को एयर पॉल्यूशन का एक बड़ा कारक माना जाता है। इससे पहले हम इस गंभीर मसले पर बात करें, आपको आसान भाषा में हम ये समझा देते हैं कि पार्टिकुलेट मैटर यानी PM क्या है। दरअसल PM10 और PM2.5 हानिकारक सूक्ष्म कण हैं जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। जाहिर है कि ये कण इतने छोटे होते हैं कि सांस के जरिए शरीर में पहुंच जाते हैं और हमारी सेहत पर इसका बहुत बुरा असर होता है। 2.5 माइक्रोमीटर के अधिकतम डायमीटर वाले कणों को PM2.5 की कैटेगरी में रखा गया है और इन सूक्ष्म कणों की वजह से लंग्स पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अस्थमा का संकट गहरा जाता है। वहीं जिन सूक्ष्म कणों को डायमीटर 10 माइक्रोमीटर से ज्यादा वो नहीं होते, उन्हें PM10 की श्रेणी में रखा जाता है। इनमें कई भारी धातुएं भी शामिल हैं। ये कैंसरकारी पदार्थ हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि ये पार्टिकल यानी कि सूक्ष्म कण हमारी सेहत के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में आज का मौसम किस तरह का था हम सब ने देखा। मौसम का मिजाज बदल चुका है, लोग भी चौंक गए। आकाश में हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। ताज्जुब की बात यह है कि ना तो अभी सर्दियों का वक्त है और ना ही मॉनसून, लेकिन फिर भी अचानक आसमान क्यों रूठ गया? दरअसल धूल भरी आंधी के बाद आसमान में धुएं की चादर नजर आई। दिल्ली एनसीआर की एयर क्वालिटी का स्तर घटा। 24 घंटे पहले ही तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई थी, लेकिन आज सुबह हालात बिल्कुल अलग थे। दिल्ली और एनसीआर में धूल भरी हवाओं के कारण विजिबिलिटी काफी कम रही। हवा की गुणवत्ता भी गिरकर खराब श्रेणी में आ गई। धूल के चलते कई पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा बढ़ गई। राजधानी के कई इलाके प्रदूषण की जद में आ गए। प्रदूषण ऑब्जर्वेशन केंद्रों में PM10 और PM2.5 जैसे सूक्ष्म कणों की मात्रा सामान्य से लगभग 20 गुना ज्यादा दर्ज की गई, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने धूल भरी आंधी को इसकी वजह बताया है। दरअसल IJ एयरपोर्ट पर पालम इलाके में कल रात 10 बजे से 11:30 बजे के बीच धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चली थी, जिससे विजिबिलिटी 4500 मीटर से घटकर मात्र 1200 मीटर तक रह गई थी और इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चल रही थी, जो लोगों ने वहां पर महसूस की। फिलहाल मौसम का ताजा हाल क्या है इस वक्त, बता रहे हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। दिल्ली एनसीआर में आज आपको आसमान में चारों तरफ एक धूल की चादर दिखाई पड़ेगी। इस वक्त मैं अक्षरधाम पर हूं और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो स्काई लाइन पर आप देखेंगे तो एक चादर आपको धूल की दिखाई पड़ेगी, एक धुंध आपको दिखाई पड़ेगी जिसके आर पार देखना मुश्किल है। अमूमन ये धुंध आपको पोल्यूशन के पीक महीनों में देखने को मिलता है, जो कि नवंबर से जनवरी के बीच होता है सर्दियों में, लेकिन इस महीने में इस तरह की धूल की चादर, ये धुंध
देखने को नहीं मिलती। बुधवार रात को दिल्ली में आंधी आई थी, उस आंधी का असर आज सुबह भी दिखाई पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट पर जहां विजिबिलिटी नॉर्मली 4500 मीटर के आसपास की होती है, इस धूल भरी आंधी के बाद वहां विजिबिलिटी कल रात को लगभग 1200 मीटर की थी, यानी कि बहुत कम हो गई थी। अभी भी ये विजिबिलिटी पूरी तरह से इम्प्रूव नहीं हुई है, लगभग 1500 मीटर के आसपास की विजिबिलिटी है। नॉर्मल ये तभी होगी जब 4500 मीटर की विजिबिलिटी मेंटेन हो जाएगी। फिलहाल अभी उसके आसार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है क्योंकि ये धूल भरी आंधी जब आई तो इसकी स्पीड रफ्तार लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, लेकिन उस वक्त हवाएं सिर्फ 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। जैसे जैसे हवा की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे आपको इस धूल के कणों से राहत मिलेगी। हालांकि फ़िलहाल अभी जो हवा की स्पीड है वो लगभग 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवाएं चल रही हैं। आज दिन भर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इनकी स्पीड 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हो सकती है। जितनी तेज़ हवाएं चलेंगी उतना तेज़ी से ये मौसम बदलेगा। लेकिन जिस तरह से धूल भरी आंधी आई उसके बाद हालात ऐसे हैं कि आज दिल्ली में लगभग 8 दिन बाद जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 के पार गया है। मतलब हवा एक बार फिर से ख़राब श्रेणी में दिल्ली की पहुंच चुकी है। हालांकि ये कब तक रहेगा ये देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल अगर हम मौसम की ओवरऑल बात करें तो गर्मी अभी भी दिल्ली एनसीआर वालों को परेशान करेगी। अभी कुछ दिनों से जो तापमान है वो 40 डिग्री के आसपास था, आज भी तापमान 41 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। बारिश की अभी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन हाँ लू भी नहीं चलेगी। मतलब लू भी फ़िलहाल दिल्ली वालों को परेशान नहीं करेगी, बढ़ा हुआ तापमान ज़रूर परेशान करेगी। लेकिन ये धुंध की चादर तभी हट पाएगी जब हवाएं तेज़ रफ्तार से चलेंगी। इनकी संभावना आज दिन भर जताई जा रही है। तो फिलहाल उम्मीद यही कि ये हवाएं तेज़ चलें, 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलें, ताकि ये धुंध जल्द से जल्द हट पाए और दिल्ली वाले एक बार फिर से साफ हवा में सांस ले पाएँ। कैमरामैन शैलेन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। चलिए अब जानते हैं कि एमडी एक्सपर्ट्स इस स्थिति पर क्या कह रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि धीरे धीरे धूल का गुबार छटने लगेगा और स्थिति सामान्य हो जाएगी। देखिए, इसका जो मेजर रीज़न होता है कि अगर आप थोड़ा साइंटिफिकली हम बात करें, प्रेशर डिफरेंस से जनरली जब राजस्थान में जनरली प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ जाता है, मीन एक जगह में प्रेशर की जो वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, दूसरी जगह हीटिंग के कारण कम हो जाती है, तो एक प्रेशर ग्रेडियंट बन जाता है और जिसके कारण जो मेजरली धूल भरी आंधी चलने का काफ़ी रीज़न होता है। वही जो राजस्थान की तरफ से डेवलप हो गए, आगे एक्सपेंड किया। तो जनरली अगर आप इसकी बात करें तो राजस्थान के लिए आज भी हमारा अनुमान है जो डस्ट स्टॉर्म रहेगा, उसके बाद जनरली जो इम्प्रूव हो जाएगा। वैसे ऐसा नहीं कि दिल्ली और एनसीआर की स्थिति अभी है। हम बहुत बार देखते हैं जब भी वेदर चेंज होता है, मौसम बदलता है, खासतौर पर दशहरा दिवाली के आसपास दिल्ली की स्थिति बिल्कुल ऐसी हो जाती है। तो दिल्ली एनसीआर की हवा को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए दिल्ली सरकार की क्या है तैयारी? राजधानी की हवा में जहर ना घुले, लोगों को साफ और स्वच्छ हवा मिले, क्योंकि ये उनका हक है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने कृत्रिम बारिश यानी कि क्लाउड सीडिंग की मदद लेने का फैसला किया है। हाल ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक हुई थी, जिसमें यही फैसला लिया गया था कि क्लाउड सीडिंग का पहला ट्रायल मई के अंत में होगा। पहले ट्रायल में 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसमें दिल्ली के बाहरी इलाकों को कवर किया जा सकता है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कुल 5 बार ट्रायल किए जाएंगे और इस पूरे प्रोजेक्ट पर कुल 3.21 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। हर एक ट्रायल पर लगभग 55 लाख रुपए खर्च होंगे, यानी कि 5 ट्रायल का लगभग खर्च 2.75 करोड़ रुपए होगा। आईआईटी कानपुर को इस पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई है और 5 ट्रायल पूरे होने के बाद वैज्ञानिक तरीकों से ये जांचा और परखा जाएगा कि क्लाउड सीडिंग से कितनी बारिश हुई है और उससे प्रदूषण पर कितना असर हुआ है। बेशक ट्रायल को मंजूरी मिल गई है, लेकिन फंड अभी तय नहीं हुए हैं। आर्टिफिशियल रेन के लिए 13 सरकारी एजेंसियों की अनुमति मिलना भी जरूरी है, जिनमें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी जैसे विभाग शामिल हैं।
तमाम खास मेहमान अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा हम करेंगे क्योंकि दिल्ली को साफ हवा का हक है और कौन राजधानी मांगे साफ हवा का हक और कौन इस हक को छीन रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर डी के गुप्ता, सीएमडी फेलिक्स अस्पताल के, क्योंकि इस जहरीली हवा का असर हमारी सेहत पर पड़ता है तो डॉक्टर साहब से जानेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर गुरफान बेग, फाउंडर हैं सफर के। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर अनिल गुप्ता, बोर्ड मेंबर है सीपीसीबी से और डीपीसीबी से। सबसे पहले गुरफान बेग साहब, आप ही से, ये स्थिति बनी क्यों आखिर? देखिए, ये जो तूफान आते हैं जो कि हवा के 10 स्टॉर्म है, 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 ये होता है कि गल्फ, ईरान, अफगानिस्तान बहुत दूर से आते हैं, वो सबसे ज्यादा घातक होते हैं, थार डेजर्ट से होते हुए आते हैं। दूसरा होता है जो लोकलाइज नियर बाय होता है, वो नजदीक से होता है। ये वाला जो डस्ट स्टॉर्म आया कल रात को, ये राजस्थान के डेजर्ट एरिया से आया है। इसमें एक थोड़ा कंपेरेटिव दूसरे वालों से एक ये फायदा रहता है कि जो नजदीक वाला तूफान होता है उसमें PM10 यानी कि बड़े जो कण होते हैं जो कम घातक होते हैं उनकी मात्रा बहुत तेजी के साथ बढ़ती है, जबकि सबसे ज्यादा जो टॉक्सिक होते हैं PM2.5 उनकी मात्रा उतनी तेजी के साथ नहीं घटती है। और वही कल हुआ। अगर ये गल्फ की तरफ से आता तो PM2.5 की मात्रा भी बहुत बढ़ गई होती। तो आप देखेंगे कि आल्दो हम लोग ये बोल रहे हैं कि हमारा AQI जो है 243 इतना ही हुआ है, PM2.5 249 हाँ 10 तो बजे का ये हुआ है। लेकिन कायदे से अगर आप देखो सारे स्टेशन जो रात का, तो चीजें 999 के ऊपर PM10 की रीडिंग चली गई है। हमारे अंदर जो मॉनिटरिंग स्टेशन का जो सीपीसीबी का जो नॉर्म्स के हिसाब से करा गया है, एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे यहाँ पर सारे मॉनिटरिंग स्टेशन 1000 के ऊपर की रीडिंग लेते ही नहीं है PM10 के अंदर। और वही रीजन है। अदरवाइज अगर मेरे जो अनुमान के साथ में अगर देखा जाएगा तो PM10 की वैल्यू कुछ घंटों के लिए यानी कि 10 से लेके और 1 बजे के बीच में बहुत तेजी का, यानी कि अगर 1 घंटे का अगर AQI लें तो 500 से ऊपर चला गया था। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये PM10 जो है वो एकदम से डिफरेंट बॉल गेम है। PM2.5 का नहीं है, इतनी गहराई तक नहीं जाते हैं, लेकिन जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीजेस होती हैं, जो ऊपर का होता है, ज्यादा घातक फिजिकली दिखने में होता है, आंखों के अंदर, मुंह के अंदर, ये वाला, लेकिन उतना ज्यादा वो नहीं होता। तो ये पर्टिकुलर जो तूफान कल रात को आया, ये डेजर्ट एरिया जैसलमेर, बीकानेर के वहां से क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा था। और क्लाउड फॉर्मेशन के बाद में ऐसी संभावना थी कि शायद बारिश वगैरह हो जाए। लेकिन उसके साथ में टेम्परेचर इतना तेजी के साथ बढ़ा कि वो डस्ट स्टॉर्म में तब्दील हो गया। और उस टाइम जो है सारी की सारी हवाओं की जो दिशा थी वो ऑब्वियसली दिल्ली की तरफ थी, क्योंकि इन दिनों जो है वही वेस्टर्ली, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्टर्ली हवाएं होती हैं। गुफरान साहब, जो सबसे ज्यादा जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं AQI का एक बार हम चार्ट भी दिखा देते हैं, आज किस तरह का ये पूरा चार्ट रहा है वो भी जरा देख लेते हैं। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो अशोक विहार में 254 रहा है AQI। आनंद विहार की बात करें तो 212 वहां पर रहा है। गाजीपुर में भी 212 रहा है। उसके बाद अगर नीचे आते हुए एरो सिटी 201 रहा है। ये तमाम ऐसे इलाके लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं कहाँ कहाँ कितना कितना AQI रहा। आगे बढ़ो उससे पहले जरा एक संक्षेप, ये स्थिति कब तक रह सकती है सर? ये अभी जो है, अभी क्या हो गया है, इनफैक्ट ये जो डस्ट स्टॉर्म की स्थिति है वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहती है। लेकिन जो बड़ी प्रॉब्लम जो हो गई है वो ये हो गई है कि अभी नॉर्मली ड्यूरिंग समर के टाइम पे सरफेस विंड्स तेजी के साथ होती हैं, लेकिन सरफेस विंड्स बहुत कम हो गई है, 5 से 7 किलोमीटर पर आवर की है, वो जो बहुत कम दर्ज करी गई है। इसीलिए ये एटलीस्ट कल तक इसका जो है नॉर्मल आने में, स्पेसिफिकली PM10 को नॉर्मल आने के अंदर कम से कम 24 घंटे और लगेंगे। 24 घंटे, अदरवाइज ये कुछ घंटों के अंदर खत्म हो जाता है इस टाइप का जो। बिल्कुल। लेकिन उस दौरान लोगों को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा, और कैसे रखना है वो जानेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर अनिल गुप्ता आपके पास आते हुए, हम बात यहाँ क्लाउड सीडिंग की कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली और NCR का हाल ये अमूमन हम देखते हैं जब चेंज ऑफ वेदर होता है, दिवाली दशहरा के टाइम पे इस तरह की स्थिति बनती है। लेकिन इस बार यहाँ मई के महीने में इस तरह की स्थिति क्यों बनी है, गुफरान साहब ने बहुत अच्छे से बताया। लेकिन सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। रेखा गुप्ता, सरकार ने भी कहा है कि हम कृत्रिम बारिश कराने पर विचार कर रहे हैं, जिसको लेकर लगातार मीटिंग्स भी चल रही हैं। IIT कानपुर की मदद इसमें ली जा रही है। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं और कैसे दिल्ली की हवा को साफ किया जा सकता है? जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है तो कंफर्म कर? बिल्कुल सर, सुन पा रहे हैं आपको। हाँ जी जी जी।
देखिए, जो अभी एयर एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा है, हम सब जानते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में नॉर्मली 8 पैरामीटर होते हैं, और दिल्ली की अगर हम स्थिति देखें तो 6 पैरामीटर, जो कार्बन मोनोऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ओजोन हो, नॉक्स हो, सल्फर हो, लेड हो, वो नॉर्मली राउंड द ईयर विद इन रेंज रहते हैं। मेन प्रॉब्लम है PM 2.5 और PM 10। और जो एयर पोल्यूशन के दो मेजर सोर्स हैं, एक नेचुरल है, एक एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मैन मेड, जो हम खुद क्रिएट करते हैं, और नेचुरल जो अभी ये कल से आया, परसों से आया, जो धूल आंधी। नेचुरल पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अभी गुरफान साहब ने भी बताया किस तरीके से वो हमारा डस्ट स्टॉर्म आया, सारी चीज़ें आई। पर मेरा हमेशा से एक मानना है, हमें राउंड द ईयर काम करना है। पहले भी मैंने आपके डिबेट पे कहा है, आपने अभी क्लाउड सीडिंग की बात की, आर्टिफिशियल की बात की। मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि हमें सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन को ख़त्म करना चाहिए। सरकार काम कर रही है, बड़ा अच्छा काम कर रही है, पर मुझे लगता है कि जो सोर्स है, अब देखिए करीब 1485 स्क्वायर किलोमीटर दिल्ली का एरिया है। आज भी दिल्ली की स्थिति ये है कि 11,000 मीट्रिक टन डेली CND वेस्ट वो जनरेट करते हैं, और उनके पास फैसिलिटीज हैं 8,000 मीट्रिक टन की। आज भी दिल्ली की किसी भी सड़क पे आप चले जाइए, आपको सड़कों पे आपको डस्ट के, आपको रेत के, आपको CND वेस्ट के छोटे छोटे पहाड़ मिलेंगे। सरकारी एजेंसियां वहां डाल रही हैं। 3,000 मीट्रिक टन पर डे CND वेस्ट ऐसा जनरेट हो रहा है जो दिल्ली इज नॉट एबल टू प्रोसेस। पिछली सरकारों ने शायद काम नहीं किया, आज भी वो सड़कों पड़ा। हमने बोर्ड में भी कहा अब इसकी SOP बनने वाले। अब जब ये नेचुरली, अब ये आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, जो दिल्ली का इंटरनल जो डस्ट का एकोमोलेशन है, आप किसी भी सड़क पे जाइए, वो उसको ऐड ऑन करता है। मेरा हमेशा से मानना है कि अगर राउंड द ईयर दिल्ली का AQI अगर 100 के नीचे हैं, तो जब इस तरह की कंडीशन आएंगी तो हम 150-200 तक पहुंचेंगे। पर अगर राउंड द ईयर 200 रहेगा, अभी सर्दी आने वाली है, दिवाली के टाइम आप देखेंगे, अभी बताया 999, क्योंकि वो डस्ट स्टॉर्म इस तरीके से था। बिल्कुल, हाँ। आप उसको लोकलाइज, जब दिल्ली में जब वो डस्ट स्टॉर्म क्रॉस कर रहा है, तो दिल्ली से उसको उठा भी रहा है। अगर दिल्ली में ग्रीनरी का पूरा सिस्टम होता, फुटपाथ पे ग्रास होती, ये CND वेस्ट नहीं पड़ा होता, आप कभी भी देखिए, अब दिल्ली में सड़कों पे गाड़ियां चलती हैं, बिल्कुल, टायर जो चलते हैं, पर वो डस्ट को भी जनरेट कर रहे हैं। आप देखिए, सड़क पे जाके देखिए। तो जब तक हम सोर्स पे काम नहीं करेंगे, आपने क्लाउड सीडिंग की बात की, अच्छी बात है, पर मेरा शुरू से बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि ये सब मेजर्स हैं जो कि पॉल्यूशन होने के बाद उसको दबाते हैं। हमें काम करना चाहिए, हमें चोट पड़नी चाहिए, हमें बीमारी को खत्म करना चाहिए। बिल्कुल, बीमारी पैदा हो जाती है और बीमारी के बाद हम दवाई दे रहे हैं। चलिए, उस पर भी हम आगे बात करेंगे, उसको जड़ से कैसे खत्म किया जाए। हालांकि आप हमेशा हमें बताते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी, हम सिर्फ दिल्ली की बात कर रहे हैं, लेकिन सर थोड़ी सी डॉक्टर अनिल आगे आपसे जानूंगी, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि NCR का जिक्र भी साथ ही साथ कर दिया जाए, क्योंकि इस गुब्बार से, इस धुएं के गुब्बार से केवल दिल्ली के लोग नहीं, पूरे NCR के लोग जूझते हैं। डॉक्टर मनोज कुमार भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, और डॉक्टर DK गुप्ता भी हमारे साथ लगातार बने हुए। डॉक्टर DK गुप्ता, अब आपके पास आते हुए, स्थिति काफी गंभीर है, कितनी खतरनाक है, कैसे लोगों को अपना ख्याल रखना चाहिए ऐसे में जो गंभीर बीमार है, या जिन्हें अस्थमा है, जिन्हें सांस की दिक्कत है, उनके लिए कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है? देखिए, स्थिति सच में गंभीर है। जो नॉर्मली हम बात करते हैं कि जो AQI है 50 से कम होना चाहिए, वो 200 से ऊपर चला गया तो मतलब 5 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। और दूसरा, इस मौसम में नॉर्मली ऐसा नहीं होता था, तो ये सडन जो बिकॉज ऑफ सम जो नेचुरल प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से हुआ। लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं, एल्डरली हैं, जो 60-65 साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं, जिन लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अस्थमा है, COPD है, एलर्जिक राइनाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, या कार्डिक प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हाइपरटेंशन है, या हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, या जो गर्भवती महिलाएं हैं, या जो लोग बहुत सारे आउटडोर वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, या मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे लोग जो आउटडोर वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, तो ये लोग वल्नरेबल ग्रुप हैं। इन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और डेफिनेटली इस समय बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर हम ऊपर से बात करते हैं, स्किन में और आई में जलन हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं, आई स्किन में वाटरिंग आइस हो सकती है, नेजल स्टफीनेस हो सकती है, नेजल इरिटेशन हो सकता है, एलर्जिक राइनाइटिस हो सकती है, गले के अंदर शोर थोड़ा हो सकता है, या इरिटेशन हो सकता है, स्क्रैचिंग हो सकती है, कफिंग हो सकती है। जो अस्थमा के पेशेंट हैं, COPD के पेशेंट, उनको एक्यूट अटैक आ सकते हैं। इमरजेंसी में पेशेंट्स बढ़ गए, मैं फिर बता रहा हूँ, कल से आज में इमरजेंसी में जो सांस की प्रॉब्लम्स के जो मरीज आते हैं, उनके नंबर लगभग 25 से 30% बढ़ गए सारे हॉस्पिटल में भी, इंक्लूडिंग फेलिक्स हॉस्पिटल। इसके अलावा
जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, खास करके जो जिनको कार्डिक प्रॉब्लम है, उनका बीपी बढ़ सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक्स हो सकते हैं। और कुछ चीजें शॉर्ट टर्म में होती है, कुछ लॉन्ग टर्म में होती है। लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि जो बच्चे हैं, खासकर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिनका हो रहा है, लॉन्ग टर्म में उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो डिले हो सकता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एल्डरली में डिमेंशिया, अल्जाइमर्स इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको प्रीमेच्योर डिलीवरी पेन्स हो सकते हैं, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। जो बच्चा न्यूनेट होगा उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बिकॉज ऑफ लो बर्थ वेट और प्रीमेच्योर डिलीवरी की वजह से आरडीएस है, हाइपरबिलिरुबिनिया है, इन्फेक्शंस है, जॉन्डिस है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। हो सकते हैं। चलिए डॉक्टर मनोज के पास एक बार चलते हैं। डॉक्टर साहब, ये बहुत सारी चीजें अभी बताएं, क्योंकि इशू हम कहते हैं कि केवल सांस के मरीज या फिर जिनको जो एस्थमा पेशेंट्स हैं, डॉक्टर डीके गुप्ता ने बताया कि यहाँ सिर्फ वही नहीं, बच्चे भी इक्वली इससे प्रभावित होते हैं। हमारी स्किन, हमारी आंखें, और इसका असर ब्रेन पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। किस तरीके से ख्याल रखने की ज़रूरत है ऐसे में? देखिए नवजोत जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि PM 2.5 जो है वो हार्ट को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। एवरी 10 माइक्रो अगर आपका पर क्यूबिक मीटर बढ़ता है PM 2.5 का कंसंट्रेशन, तो हार्ट अटैक की संभावना 2% बढ़ जाती है। एब्सोल्यूट रिस्क जो 2% है बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से स्ट्रोक की, इसी तरह से हार्ट फेलियर की, इन सब चीज़ों के इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं। तो खतरनाक तो है। देखिए जो ये अभी इस सीजन में कभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स इतनी खराब नहीं होती थी। अभी जो भी हुआ है, जिस भी वजह से हुआ है, मल्टीफैक्टोरियल है, जिसमें डेफिनेटली वेहिकुलर एमिशन और ये जो आपके डस्ट जो है कंस्ट्रक्शन के, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, ऐसा डेटा भी है। तो अभी जो बचने का उपाय है कि देखिए जब इंसिडेंस देखा जाता है कि आपका एक तो शॉर्ट टर्म जो इम्प्लीकेशंस होता है इसका, प्रदूषण का या एयर पॉल्यूशन का या हाई PM 2.5 का, कि आपकी स्ट्रोक की संभावना, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, साथ में जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। देखिए राजधानी में कितने डायबिटिक पेशेंट्स हैं, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, और साथ में जो एथेरोस्क्लेरोसिस, जो मेन प्रक्रिया है, जो पैथोलॉजी है हार्ट अटैक की, वो बढ़ जाती है इस पॉल्यूशन की वजह से। तो एयर पॉल्यूशन अब मुझे लगता है कि कंसीडर करना चाहिए एक एज ए रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। तो इससे बचने के उपाय हैं कि देखिए जो पहले भी N95 मास्क बना था, ये पॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से बचने के लिए बना था। तो अगर इस तरह का जब आपकी AQI होती है तो आप मास्क इस्तेमाल करें, आउटडोर एक्टिविटीज कम करें, खास करके जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उनको तो मुझे लगता है कि कम से कम घर से निकलें। और स्पेशली जब ये बिल्कुल आप देखते हैं कि जब विजिबिलिटी अभी 1500 मीटर तक हो गई थी जब एयरपोर्ट पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय काफी डस्ट होता है, काफी ये पहले PM आज सुबह भी डॉक्टर साहब बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग की अगर हम बात करें तो धूल का गुब्बार चारों तरफ था। विजिबिलिटी नॉर्मली दिल्ली NCR में काफ़ी कम थी, केवल हम एयरपोर्ट एरिया या पालम एरिया की बात ना करें, हर जगह पर काफ़ी कम विजिबिलिटी रही आज सुबह। जी जी जी। तो मुझे लगता है कि ऐसे में आप आउटडोर एक्टिविटीज बंद रखें, अपने घर में ही कुछ, अगर आपको योगा करना है, थोड़ा ट्रेडमिल करना है, वो कर लें। बहुत लोगों को देखा मैंने मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और इस तरीके से। कभी कभी देखिए ये कंसेप्ट अभी तक लोगों में है नहीं कि एयर पॉल्यूशन की वजह से भी हार्ट अटैक होता है। लोगों को ये पता नहीं है कि डायबिटीज भी इसकी वजह से हो सकता है। तो मुझे लगता है लोग सोचते हैं कि अगर दमे की बीमारी है, COPD है, तो वही एक्सरवेट होगा। और खास करके बच्चों की लर्निंग एबिलिटी भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड होती है इस पॉल्यूशन। बिल्कुल, चलिए इसी पर हम आगे आपसे चर्चा भी करेंगे कि किस तरीके से इसका असर हार्ट पर होता है। डॉक्टर गुफरान, अब आपके पास आते हुए, पिछले कई दिनों से, हालांकि आज 15 मई, और अगर हम पिछले कई दिनों की बात करें तो टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली NCR में मौसम सुहावना ही रहा है, लेकिन अचानक से धूल भरी आंधी, क्या इसका असर आने वाले मौसम पर भी पड़ सकता है? ये जो डस्ट स्टॉर्म का जो फिनोमिना है, ये मतलब ओनली फर्क ये है पुराने टाइम में और अभी टाइम में कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। अप्रैल में एक आ चुका है, आपने देखा होगा, और ये मई में आ गया है। और जब तक ये मानसून नहीं आएगा, जब तक 1-2 और आ सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। अब ये फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ी है, उसके अलग अलग मतें, कोई बोलते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये डस्ट स्टॉर्म का जो फिनोमिना है वो मौसम के अंदर ये जो लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट है सर्कुलेशन है उसमें कुछ प्रभावित करेगा, क्योंकि एपिसोडिक इवेंट्स हैं, आते जाते रहेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी जरूर बढ़ रही है किसी कारण से। और ज्यादातर मत ये है कि वायु क्लाइमेट चेंज के चलते ही फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, नहीं तो ये तो आते हैं, लेकिन इतनी तीव्र गति के साथ में नहीं आते। मॉनसून सीजन पर इसका कुछ असर? मानसून सीजन का ये है कि
नॉर्मली ये हुआ है कि जितना टेम्परेचर ज्यादा, जितनी भीषण गर्मी होती है, हाँ। उतनी ज्यादा जो है इवोपरेशन होता है। और इसीलिए अभी आपने देखा होगा कि मौसम विभाग जो है उसने संभावना बताई है कि ये जो मानसून का ऑनसेट है वो मई के लास्ट वीक में हो जाएगा, जबकि वो लास्ट डेट या 1 जून के करीब होता है। बिल्कुल। तो 27 मई की तारीख इस एक बार दी थोड़ा गई सा है। अच्छी खबर है। दो सवाल मेरे। पहला सवाल तो इसमें हम एनसीआर को भी इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि चाहे वो नोएडा हो, गाजियाबाद हो, फरीदाबाद हो, गुड़गांव का इलाका हो, वहां पर भी स्थिति अमूमन बिल्कुल एक जैसी रहती। पालम से ज्यादा दूर नहीं है गुड़गांव का इलाका, वहां पर भी स्थिति बिल्कुल वैसी ही रही है। इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। एक जवाब आपका इस पे भी चाहूंगी। और दूसरा सबसे अहम सवाल यह है कि जब हम इसकी जड़ की बात करते हैं, आपको लग रहा है, हम कह देते हैं कि पुरानी सरकारों ने कुछ नहीं किया, लेकिन आपको लग रहा है कि यहाँ पर उस जड़ पर भी कहीं ना कहीं काम हो रहा है? देखिए, मुझे लग रहा है कि जो मूल इसकी प्रॉब्लम है उस पर काम होना शुरू हो गया है, पर ये 1-2 साल में नहीं होने वाला, मिनिमम 3 से 5 साल लगेंगे। हमने देखा किस तरीके से यमुना की सफाई पे काम शुरू हुआ है, नालों पे काम शुरू हुआ है। और अभी ये डस्ट की जो बात कर रहे हैं, अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स की, अगर हम दिल्ली और एनसीआर का कंपैरिजन करें तो दिल्ली जो है हाईली डेंसली सिटी है, करीब 3 करोड़ से ज़्यादा लोग एक 14 से 80 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। वहीं अगर एनसीआर की बात करें तो वहाँ इतनी डेंसिटी नहीं है। दिल्ली में हमारे पास मॉनिटरिंग स्टेशन ज़्यादा है, 40 तो अभी हैं, 10-12 होल लगने वाले हैं। एनसीआर की बात करें तो गुड़गांव में 2 होंगे, लोनी में 1 होगा, इस तरीके से होगा। पर जब ये एयर पोल्यूशन होता है, इसकी स्प्रेडिंग होती है या हवा में जब बहता है, तो जो डेंस है, तो दिल्ली में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, दिल्ली के लोगों पे इसका इम्पैक्ट जो जाता है, डॉक्टर्स ज़्यादा बताएंगे एज कम्पेयर टू एनसीआर। दूसरा, अगर हम ग्रीन बेल्ट की बात करें, अगर आप कंपैरिजन करें, नोएडा की बात करें, वहाँ पर ज़्यादा ग्रीनरी एज कम्पेयर टू दिल्ली। आप देखिए, अगर दिल्ली में भी, मैंने हमेशा कहा है सोर्स पे काम करना चाहिए। सोर्स के हम क्या मुद्दे हैं? हमको मास क्लीनिंग चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, हमें सोर्स पे जितना काम करेंगे उतना फ्यूचर में ठीक रहेगा। एक दिन का काम नहीं है, साल, 2 साल, 3 साल, 4 लगेंगे। हमें ग्रीनरी पे ध्यान चाहिए। अब देखिए, जिसके भी घर के आसपास ग्रीनरी है, उस पे इसका इम्पैक्ट कम आएगा एज कम्पेयर टू द पर्संस जो बिल्कुल डेंसली रहते हैं, क्योंकि जो पेड़ है हमारे, वो इसको एज ए बैरियर काम करते हैं। मैंने हमेशा कहा कि एक आदमी को मिनिमम 7 पेड़ चाहिए जीने के लिए, जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इसी हिसाब से तो करीब 22 करोड़ पेड़ होने चाहिए दिल्ली में, नहीं है जी हमारे पास। एरिया इतना नहीं है पेड़ लगाने के लिए। एरिया अगर आप बात करें तो यमुना का एरिया हमारे पास बहुत है। यमुना का करीब 60 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। आजकल उस पर काम हो रहा है। मैं मानता हूँ दिल्ली का जो लंग है वो यमुना है। पहले उसको रिज को बोलते थे हम, जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है उसको बोलते थे। वहां तो सब कमर्शियलाइजेशन हो गया। दिल्ली का बहुत बड़ा एक लंग का एरिया वो यमुना है। यमुना को हम नदी को भी साफ कर सकते हो और वहां पर ग्रीनरी जो आसपास वो भी डेवलप कर सकते सर, हैं। इसके एक दूसरे पहलू पर भी चाहूंगी कि आप अपनी बात रखिए। अब आप यहाँ पर कह रहे हैं कि काम होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, हम दिल्ली की अगर पॉपुलेशन की बात करें, सबसे बड़ी बात है गाड़ियों से निकलने वाला प्रदूषण, धुआं। मेट्रो चलाने का और लाने का मकसद यही था कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। उसके बाद यहाँ इलेक्ट्रिक बसेस को चलाने का मकसद यही था कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। जैसे जैसे मेट्रो का या पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा हो रही है, मेट्रो का फैलाव ज्यादा हो रहा है, हम देख रहे हैं गाड़ियां सड़कों पर और ज्यादा हो रही हैं। लोगों के पास घर तो होगा 2 बेडरूम का, लेकिन गाड़ियां होंगी 4। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, कहीं ना कहीं जो दिल्ली का मास्टर प्लान बना हमारा, उसमें कहीं ना कहीं हम फ्यूचर को देख नहीं पाए। दिल्ली में जो रेगुलर डेली का इन्फ्लक्स है उसको हम काउंट ही नहीं कर रहे ढंग से। आपने एनसीआर की बात करी, आज भी मेरठ से, गाजियाबाद से, पानीपत से, गुड़गांव से, बहादुरगढ़ से हजारों लाखों लोग ट्रेवल करते हैं, कम्यूट करते हैं, आते हैं जाते हैं। जिसके पास साधन है वो अपनी गाड़ी से आता है। आप बॉर्डर पे देखिए ना, एमसीडी कमर्शियल टैक्स लेती है, आइडिया लग जाएगा आपको। ट्रैफिक पुलिस कितना बॉर्डर पे। आज भी कहने की लाखों गाड़ियां डेली दिल्ली में आती है और जाती है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है, कमर्शियल काम है, लोगों को अपना वो करना है। हमारा कहीं ना कहीं मास्टर प्लान में भी मुझे लगता है फेलियर है। होना क्या चाहिए अगर आप इसकी बात करें, हमारे जो ऑफिसेज हैं वो एनसीआर में क्यों नहीं शिफ्ट हुए जी? पहले कुछ हुए थे। हमारे जितने भी बिजनेस हब्स हैं अभी कुछ हो रहे हैं, क्यों नहीं शिफ्ट है? हम सारा का सारा ल्यूटन जोन में क्यों काम कर रहे हैं जी? तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म ये और सारी एनवायरनमेंट, खाली ये नहीं है कि हमें धूल को रोक देना, PM 2.0 को रोकना, टोटल प्लानिंग चाहिए। मैंने हमेशा कहा है, आप अगर बात करें तो जो एक आम इंसान
एयर पोल्यूशन करता है वो कम नहीं करता। आप डोमेस्टिक अपनी किचन में जाके देखिए, बिल्कुल सबसे ज्यादा डेंजरस जगह होती है। कितना हमारा जब खाना बनता है तो कितना होता है वो अल्टीमेटली हमारी चिमनी से बाहर जाता है ना जी। तो हमारी डेंसिटी बढ़ रही है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी व्हीकल्स बढ़ रही है। कोई व्हीकुलर पॉलिसी है क्या? जी। जिस मर्जी को चाहे एक गाड़ी ले ले, 4 ले ले। आज मुझे 10 पैसे हैं तो 10 गाड़ी में ले लेता हूँ। तो देयर इज नो कंट्रोल। उस पर भी सोच बदलने की जरूरत है। लौटती हूँ आपके पास। डॉक्टर मनोज, आपके पास आते हुए एक जिक्र डॉक्टर अनिल ने बहुत अच्छा किया है, मैं चाहूंगी अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हमें बता सकें। दिल्ली और एनसीआर के कंपैरिजन में ज्यादा प्रभावित कहाँ के लोग हो रहे हैं, कौन लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं? निश्चित तौर पे दिल्ली में ज्यादा प्रभाव दिखता है, खास करके जब मैंने देखा है कि ओटी में आप जब ओपन हार्ट सर्जरी होती है तो दिल्ली के जो नेटिव लोग हैं उनकी लंग्स बिल्कुल ब्लैक रहती है। तो निश्चित तौर पे दिल्ली के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। बट मुझे लगता है एनसीआर में भी, खास करके आप अगर गाजियाबाद और नोएडा देखें तो इनकी हालत भी बहुत बेहतर नहीं है। एक कंप्लीट डिफरेंस है। अगर कोई बाहर से, आउटसाइड दिल्ली, आउटसाइड एनसीआर से, जैसे पहाड़ों से कोई आता है, इवन यूपी के, ईस्टर्न यूपी से कोई पेशेंट आता है, तो उसकी जो आप लंग्स के कलर देखें और यहाँ के लोगों के कलर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ज्यादा फर्क है। तो निश्चित तौर पे दिल्ली को प्रभावित कर रहा है। दिल्ली में सही कहा इन्होंने कि फ्रेगमेंटेड जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारे यहाँ हाउस होल्ड भी बहुत पॉल्यूशन है। इंडोर पॉल्यूशन की तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम लोग सब इसकी बात कर रहे हैं आउटडोर पॉल्यूशन की। इंडोर पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा रहता है, उसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य दोनों से अफेक्टेड हालांकि होता है। लोगों ने ज्यादातर अपने घरों में एयर प्यूरिफायर्स लगाए हुए हैं। डीके गुप्ता जी, उसका कुछ असर होता है या नहीं? उससे कुछ पोल्यूशन घर के अंदर, हमारे ड्राइंग रूम में, बेडरूम में कहीं कम होता है या नहीं? सबके घरों में ऑलमोस्ट लगे होते हैं एयर प्यूरिफायर्स। देखिए नवजोत, बिल्कुल ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और इंडोर हैं तो बिल्कुल एयर प्यूरिफायर लगाएं। और खास करके बच्चे जो 11 साल से कम बच्चे हैं, अगर वो आपके घर में है तो एयर प्यूरिफायर जरूर लगाएं। और उनका लंग डेवलपमेंट अफेक्ट होता है पॉल्यूशन से, और एक बार लंग डेवलपमेंट खराब होगा, फाइब्रोसिस होगी तो वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती है लॉन्ग टर्म में। तो कहीं ना कहीं एयर प्यूरिफायर बहुत इफेक्टिव है अगर घर के अंदर है, इंडोर रहे। और उसके अलावा दूसरी जो हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस समय पॉल्यूशन है बाहर जाने से बचें, क्योंकि बाहर एयर प्यूरिफायर आप लगा नहीं सकते, तो बाहर जब जाएंगे तो एक्सपोज होंगे। एक्सरसाइज ना करें सुबह शाम, और जो जब भी हम लोग स्टर्नस एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो बढ़ जाती है, मतलब ऑक्सीजन को और ज्यादा इनहेल करते हैं तो पॉल्यूशन भी और अंदर जाता है। और जब पॉल्यूशन अंदर जाएगा तो खासकर जो PM 2.5 है वो अंदर जाके ब्लड वेसल में जाता है और हमारी आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोसिस करता है, एंजाइना करता है, स्ट्रोक करता है, हार्ट अटैक करता है, इवन डिमेंशिया करता है, अल्जाइमर्स करता है, लॉन्ग टर्म में कैंसर करता है। तो ये बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि इंडोर रहें, प्लांट लाएं, पानी खूब पिए, एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करें। अगर बाहर जाना मजबूरी है तभी जाएं, और N95 मास्क वियर करके ही जाएं। कार पुलिंग करें, जैसे हम लोग अभी गुप्ता जी बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोर्स पे काम करना चाहिए। जो हैवी ट्रैफिक है उसको कम करना है, हमें व्हीकल्स को कम करना है, तो कार पुलिंग करें। साइकिल्स का बहुत सारा यूज कर सकते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज के लिए। लोकल अपने आसपास साइकिल तो जिस तरीके का यहाँ पर मौसम है उस हिसाब से कोई सोच भी नहीं सकता कि हम साइकिल चलाएंगे। एक रिएक्शन जरा डॉक्टर मनोज, एयर प्यूरिफायर पे, क्योंकि इसको लेकर भी ना डॉक्टर्स की अलग अलग राय, लगाना चाहिए कि नहीं? एयर प्यूरिफायर इंडोर पॉल्यूशन को कम करता है, इसमें कोई, जहां भी बुजुर्ग और बच्चे हैं जो, और खास करके अगर आप क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज से सफर कर रहे हैं तो अपने यहाँ लगाइए, इससे फायदा होगा। अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर लगाइए। ठीक है, चलिए गुफरान साहब, अब आपके पास आते हुए अब यहाँ पर मैं मौसम की बात कर लेती हूँ। आपने यहाँ पहले बताया कि 24 घंटे में लगेंगे इस धूल भरे वातावरण से दिल्ली NCR के लोगों को छुटकारा मिलेगा, लेकिन इसके बाद की अगर हम बात करें, 27 तारीख को IMD बता ही रहा है कि मानसून हिट कर सकता है। कैसा आने वाले समय में रह सकता है मौसम? देखिए, अभी तो जहां तक पूरी तरह से आप देख रही हैं, डिफरेंट इंडिया इतनी वास्ट कंट्री और इतना डाइवर्सिटी है इसके अंदर, इवन द वेदर के अंदर, कि आप देख रहे हैं कहीं पे बहुत तेजी के साथ राजस्थान के अंदर जहां पर की बारिश, ये तूफान कहीं एक जगह से हो रहे हैं, और उदयपुर उस साइड में देखिए तो बहुत तेजी के साथ में बारिश हो रही है। तो ये जो आने वाला जो समय है कोई 15-20 दिन का, ये रहेगा जिसके अंदर की इस तकलीफ से बहुत अनयूजुअल चीजें ऐसी होती रहेंगी। ज्यादा गर्मी की तो संभावना नहीं है, एक्सेप्ट के राजस्थान के कुछ क्षेत्रों के अंदर एक हीट वेव आने वाली है 15 से लेके और 18-19 तक, जिसकी संभावना बताई गई है। तो ये है, लेकिन अभी क्या है, अच्छा समय आ रहा है, और मानसून जो है इस बार, क्योंकि एल नीनो खत्म हो गया है और न्यूट्रल कंडीशंस हैं, इसलिए मानसून बहुत अच्छा होगा।
ऐसी उम्मीद है, लेकिन कभी कभी मानसून बहुत अच्छा होता है तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि फ्लड हो जाता है हमारे लेकिन वो यहाँ। भी तो डिले होता है। पिछले 2 साल से गुफरान साहब आप ही से चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जो आना जून में चाहिए जुलाई अगस्त में आता है और फिर उसके बाद वही स्थिति। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है, उम्मीद ये है कि ऑनसेट भी जल्दी हो रहा है, तो शायद ये हो जाए। प्यूरीफायर, एयर प्यूरीफायर के बारे में मैं एक बात करना हाँ चाहूंगा। हाँ हमारे प्लीज सर। मित्र सारे के सारे बहुत इसके हैं, लेकिन मेरा मेरा जहां तक ये है कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ज्यादा है एयर प्यूरीफायर लगाने के बनिस्बत के रियल ट्रीटमेंट। यानी कि अपने पास में एक प्यूरीफायर है, हम बहुत खुश हैं कि हाँ भाई हमारा जो है एयर पोल्यूशन कम हो रहा है, लेकिन देखिएगा कि ये वही है कि कपड़ा कितना, उसकी भी एक सीमा होती है कपड़े के मैले होने की। हाँ। तो जैसे डस्ट स्टॉर्म कल जो आया वो फिल्टर ही होता है, नेगेटिव आयंस फॉर्म होते हैं और एक फिल्टर होता है, मतलब एक कपड़ा होता है जिसके ऊपर की पार्टिकल जो है वो जमा हो जाते हैं और एयर प्यूरीफायर होती रहती है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। अगर कल जैसी जैसी सिचुएशन हुई तो उसके बाद में वो फिल्टर खराब होके काला होके अपनी जगह बैठ जाएगा और उसका कुछ होगा नहीं। और बहुत सारी ऐसी रिसर्च भी हो रही है कि वो जो नेगेटिव आयंस जो क्रिएट होते हैं, जो कि पार्टिकल्स को लेते हैं, वो घातक हैं, अच्छे नहीं है, मतलब वो नेगेटिव आयंस हैं बेसिकली, जो कि हमारी स्किन के लिए और उसके लिए अच्छे नहीं है। तो कुछ बातें चल रही हैं, कुछ चीज नुकसान है, कुछ चीज फायदा है। तो ये मेरा उस पर कमेंट है कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ज्यादा है खुश होने का बनिस्बत की। हाँ, उसका एक विकल्प ये भी हो सकता है कि हम इंडोर प्लांट्स भी लगा सकते हैं। एक बार डॉक्टर अनिल, अब आपके पास आते हुए वापस से क्लाउड सीडिंग पर एक रिएक्शन आपका चाहूंगी। सरकार जिसको लेके विचार कर रही है, हालांकि उसके ट्रायल्स बहुत सारे, अभी कई मंत्रालयों से हरी झंडी भी नहीं मिली है, वहां का फाइनल ऑर्डर मिलना भी बाकी है। देखिए, सरकार कर रही है, सरकार प्रयास कर रही है, अच्छी बात है, पर मेरा निजी मत है कि क्लाउड सीडिंग है वो अभी कोई टेस्टेड टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे देश में नहीं है। हमने पीछे दुबई में देखा इसका एडवर्स इफेक्ट। तो जब तक इसका ट्रायल नहीं हो जाए क्या इफेक्ट आया और किस पर्टिकुलर एरिया में, मैं तो पर्सनली जितनी मुझे नॉलेज है, आई एम नॉट वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि इससे कुछ होगा। अब इसका क्या इफेक्ट आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि देश के अंदर क्लाउड सीडिंग इट इज़ ए वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, और वर्ल्ड वाइड भी कोई बहुत ज़्यादा इसके अच्छे रिजल्ट देखने के मिले। मैं तो इस चीज़ का पक्षधर हूँ कि सोर्स पे काम करना चाहिए। बीमारी के बाद में आपने कोई टैबलेट दे रहे हो, उस पर काम करने से पहले सोर्स पे काम करें। क्लाउड सीडिंग ट्राई कर सकते हैं, कर रहे हैं, पहले स्मोक टावर भी लगाया, वो भी फेल हुआ, सोर्स वॉचमेंट स्टडी करी, वो भी फेल हुई, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं। सरकार की सोच अच्छी है, ट्रायल करना चाहिए, पर मैं पर्सनली इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। यमुना बेल्ट को आपने कहा कि हम ग्रीन कर सकते हैं, हम अभी तक रिज को कह रहे थे कि वो दिल्ली का लंग है, लेकिन यमुना बेल्ट को बनाया जा सकता है। वहां पर कितनी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं अगर हम ग्रीन एरिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो? देखिए, नेचुरली अगर आज से 10-15 साल पहले आप रिज पे जाते थे तो आपको अलग एक महसूस होता था। आज वो स्थिति नहीं है। आप यूनिवर्सिटी में चले जाइए, आप इधर करोल बाग साइड चले जाइए, पर मुझे लगता है कि क्योंकि यमुना की जो बेल्ट हैं इसको अभी एनक्रोच फ्री किया गया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स नहीं है एक्सेप्ट सब मेट्रो की हैं, और जिस तरीके से एलजी साहब और बाकी सरकार कम रही, जिस तरीके से अब इसकी डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पर ग्रीन बेल्ट को डेवलप हुआ, नेचुरल वो बॉटनिकल गार्डन इस टाइप के बने हैं, और इतना बड़ा एरिया, और ऑलमोस्ट इट इज़ ऑन द सेंटर ऑफ द दिल्ली। पल्ला से लेकर ओखला तक बात करें, और यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, अच्छी बात है, ये हमारे लिए बचा रहेगा। जितना हम इसको ग्रीन साइड में पूछते हैं, हमारे दोनों साइड में जितना हम इसको ग्रीन पढ़ाएं, ये दिल्ली के लिए बहुत बढ़िया एक वरदान साबित होने वाला मुझे लगता है, और सरकार इसमें जो काम कर रही है वो काबिल तारीफ है और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर मनोज, अब चलते चलते मैं चाहूंगी जरा कुछ टिप्स दीजिए, स्पेशली अगर जी अनिल जी बात पूरी कर लीजिए। आप वो जो एयर फिल्टर की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि हमें नेचुरल एयर फिल्टर पे ध्यान दें। अगर आपकी विंडो के पास कोई पेड़ है तो शायद आपको बहुत उससे फायदा होने वाला है। आपके बालकोनी के पास पेड़ हैं, क्योंकि जो भी अगर डस्ट स्टॉर्म भी आ रहा है तो उससे छन के आ रहा है ना जी, नेचुरली आप देखिए, आप फील कीजिए। इफ यू आर इन द ओपन तो आप नेचुरल एयर फिल्टर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं गुरफान साहब की बात से भी, क्योंकि आपको अगर ये मार्केट वाले एयर फिल्टर आते हैं इसको डेली क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली घरों में आदत होती नहीं है। हाँ, पर नेचुरली अगर छोटा बच्चा कोई पेशेंट है कुछ है तो इफेक्टिव तो आता है, पर इसकी नेचुरल क्लीनिंग की, डेली क्लीनिंग की जरूरत है। पर मुझे लगता है घर के आसपास हमें नेचुरल फिल्टर जो प्रकृति ने दिए हैं पेड़ पौधों के माध्यम से, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जी। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर मनोज, अब ऐसी स्थिति में हार्ट का कैसे ज़्यादा ख्याल रखा जाए? मैं नवजोत जी आपके माध्यम से दर्शकों को सबसे पहले तो ये अवेयर करना चाहूंगा कि
एयर पॉल्यूशन से आपको हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक होता है, डायबिटीज होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। ये चीजें शायद लोगों को पता ही नहीं है, बहुत लाइटली लेते हैं। और जो भी मैकेनिज्म अभी भी हाइपोथेटिकल ही, हाइपोथेसिस ही है कि इंडोथीलियल जो ब्लड की लाइनिंग होती है उसको डैमेज कर देता है, आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को खराब करता है। ये सारे मैकेनिज्म है, बहुत सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन एक तरह से कहिए कि आपके बॉडी में क्रिएट करता है ये जो एयर पॉल्यूशन है। तो ये चीज सबसे पहले कि इसके इम्पैक्ट को, इसके हेल्थ हैजार्ड को समझना पड़ेगा फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब हार्ट डिजीज की तरह से। तो इससे बचने का तरीका तो यही है कि अगर आप डायबिटिक हैं, कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, अपनी मेडिसिन टाइम से लें, अपना जो है वर्कआउट करना है, आपको थोड़ा एक्सरसाइज करनी है, आप इंडोर रहें जब भी आपका पॉल्यूशन लेवल बढ़ता है, और घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं। N95 बेटर ऑप्शन है। दवाइयां देखिए, डायबिटीज का फ्लक्चुएशन, ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन, ये सारे हमने देखे हैं जब इस तरह से जब पॉल्यूशन का प्रभाव जो पीछे आपने देखा होगा, जब खास करके हर ठंड में तो दिल्ली वालों को सफर करना पड़ता, उस समय सडनली हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं। सडनली आपको देखिएगा कि आस्थमा के एक्यूट आस्थमेटिक जो होता है वो बढ़ जाता है। और इसी तरीके से हमने देखा है कि डायबिटीज का कंट्रोल और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, आपको ड्रग टाइट्रेट करनी पड़ती है, आपको बढ़ाना पड़ता है। तो मुझे लगता है अपनी दवाइयां ढंग से लें और बचें पॉल्यूशन से, आउटडोर पॉल्यूशन से। बिल्कुल। चलते चलते डॉक्टर डीके गुप्ता, बच्चों के लिए कुछ टिप्स। तो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं जो बच्चे केरला में या जो उत्तराखंड में रहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे ही बच्चे दिल्ली एनसीआर में आते हैं उनको नेबुलाइजेशन कराना पड़ता है, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा के इंसिडेंट बढ़ जाते हैं। तो अगर इन सबसे बचना है तो बच्चों का ध्यान रखें। घर में अगर बच्चे छोटे हैं तो एयर प्यूरिफायर लगाना है और इंडोर प्लांट्स लगाने हैं, बच्चों को एंटीऑक्सीडेंट दें, पानी खूब पिलाएं। बाहर स्कूल वगैरह अगर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन तो ना भेजें, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है तो आपको आउटडोर एक्टिविटीज को रोकना है, कम करना है, एक्सरसाइज कम करानी है बच्चों से, आउटडोर गेम्स को कम खिलाना है। और साथ में कोशिश ये करें बच्चों को सारे वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बहुत सारे वैक्सीनेशन ऐसे होते हैं, इस अस्थमा की वजह से लोगों को निमोनिया है या सीओपीडी अस्थमा प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो फ्लू का वैक्सीन है, निमोनिया का वैक्सीन है, वो जरूर लगवाएं। और मैं फिर बोलूंगा कि बच्चों को सिखाएं, एजुकेट करें कि हम इस प्रिवेंशन से, इससे किसको पॉल्यूशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। बिकॉज अगली जनरेशन हुई, अगर उनको हम ट्रेन करेंगे, हम फॉलो करेंगे तो हमारा वो, हम लोगों को वो एज रोल मॉडल मानते हैं, हमें कॉपी करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं डॉक्टर अनिल गुप्ता की बात से सहमत हूँ कि हमें सोर्स पे काम करना चाहिए और उसके प्रिवेंशन पे काम करना चाहिए, पॉल्यूशन के प्रिवेंशन। बिल्कुल, दोनों चीजें, अपनी सेहत हो या प्रकृति की सेहत हो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए। तो जब भी इस तरह का मौसम हो, आप घर से बाहर निकलने से पहले किन किन बातों का खास ख्याल रख सकते हैं वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले, बिना मास्क पहने आप घर से बाहर ना निकलें। मास्क नहीं है तो किसी साफ सूती कपड़े से अपना मुंह और नाक को ढक लें। घर से निकलने से पहले आप नाक और कानों के अंदर थोड़ी मात्रा में सरसों का तेल या नारियल का तेल जरूर डालें। आंखों को धूल और प्रदूषण से बचाने के लिए चश्मा जरूर लगाएं और हर थोड़ी देर में हल्का गुनगुना पानी जरूर पीते हैं। नमक मिले गुनगुने पानी से गरारे करना बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। और बाहर से आने के बाद अपना मुंह, नाक और आंखें जरूर पानी से अच्छी तरह धो लें। तो ख्याल रखिए अपना और प्रकृति का।